तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है, जब एक तो होता है ऑब्जेक्ट बनाने में, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऐसे जो हम लिखते हैं STUDENT स्टूडेंट OBJ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें जो पीछे लिखते हैं ये तो क्लास का नाम होता है, ये ऑब्जेक्ट का नाम होता है, ये न्यू कीवर्ड होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये जो पूरा होता है विद पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो इसका एक काम तो ये हो गया, क्या काम हो गया इसका, कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। दूसरा काम क्या होता है, जो भी हम क्लास बनाते हैं, जब जो क्लास बनाते हैं, मान लिया हमने क्लास लिखी है, ठीक है, जो भी हम क्लास बनाते हैं, मान लिया हमने क्लास लिखी है एक क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो जो भी हमने क्लास लिखी है, जैसे स्टूडेंट लिखी, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट वेट करना। तो जो भी हम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जैसे हम नेम, जैसे स्ट्रिंग नेम, इंट एज, तो इसका काम क्या होता है, इनको इनिशियलाइज करना, मतलब इनको वैल्यू देना। एक तरीका तो ये हो गया हम यहीं पे वैल्यू दे दें, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसको कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दे सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर में ही क्यों देते हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक क्लास बनाई, उसमें दो प्रॉपर्टी ली, नेम और एज, और उसमें अगर आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी, तो अगर आप इसके ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक स्टूडेंट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम लोग, सर बहुत सारे। बहुत सारे बना सकते हैं। बट हर एक ऑब्जेक्ट में नाम और एज सेम ही हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अगर हमने यहाँ पे इनको वैल्यू दे दी यहाँ पे ही, तो हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, सब में वैल्यू सेम रहेगी, नाम संजय ही रहेगा, एज 20 रहेगी। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। ठीक, ठीक, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है जो वेरिएबल्स हैं क्लास में उनको इनिशियलाइज करना और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ये दो तरीके के होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, ठीक है, आर्गुमेंट क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी हम इसको एक, ठीक है, इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं पहले। सिंपल हम इसको समझ रहे हैं, हमने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास बनाई नॉर्मल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टूडेंट क्लास हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, अब हमने इसमें क्या किया, दो प्रॉपर्टी ली, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। और अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट OBJ इक्वल टू न्यू, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे OBJ डॉट नेम प्रिंट करूँ और OBJ डॉट एज प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा इसका,
हेलो, कोई बताएगा आउटपुट क्या आएगा? सर डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। हाँ, तो आउटपुट में क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? स्ट्रिंग नेम में नल आएगा और इंटेज में 0 आएगा। ओके, ठीक है। तो नल और 0 ये क्यों आई? क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बट इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली कैसे? मतलब इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली कैसे, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कुछ वैल्यू नहीं दी, हमने इसको ऐसे तो लिखा नहीं नल। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि जो इंटीजर वेरिएबल होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो बात अपनी जगह सही है कि जैसे जब भी कोई इंट टाइप का वेरिएबल होगा, जो भी डेटा टाइप इंट होता है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, वो ठीक है। लेकिन इसको ये जो वैल्यू है 0 वो मिली कैसे? ठीक है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे वो कैसे मिली इसको। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं? तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपल क्या लिखते हैं हम लोग? पब्लिक। देखो, ये कंस्ट्रक्टर पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है और डिफॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% टाइम हम पब्लिक ही लेते हैं कंस्ट्रक्टर को। एक दो जगह ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट लेते हैं, तो जब वो सिचुएशन आएगी तब मैं बताऊंगा कि किस जगह पे हम प्राइवेट लेते हैं, बट हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं? पब्लिक और क्लास का नाम। ठीक है, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगा दिया और करली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद। ठीक है, अब इसके अंदर, जैसे इसके अंदर जब पैरेंथेसिस लगाया है, हमने कोई कुछ पास नहीं किया, स्ट्रिंग नेम, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। इंट ये जो दो चीज हमने पास की हैं इसमें, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे इसको? आर्गुमेंट या पैरामीटर। क्या बोलेंगे? हेलो, आर्गुमेंट या पैरामीटर? आर्गुमेंट या पैरामीटर। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट या पैरामीटर पास नहीं करते, तो अभी हमने कुछ पास नहीं किया इसमें। ठीक है, अब करते क्या है कंस्ट्रक्टर के अंदर? कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, इस जो नेम है और एज है, ये वेरिएबल है, इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। तो इस वैल्यू को मैं कैसे पॉइंट कर सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे? मतलब मैं कैसे दस की बात करते हैं। बिल्कुल सही, दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम क्या बता रहा है? इस वाले नेम को बता रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नाम दूँ संजय, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे दूंगा, बट जब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर दूंगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कैसे दूंगा? दिस डॉट नेम। ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल टू, मान लिया मैंने इक्वल नाम टू नेम। नाम दे दिया। ओके, दिस डॉट एज इक्वल टू, ठीक है, और सॉरी एज दे दिया हमने 20। ठीक है, अब यहीं पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहीं पे इसकी एज को प्रिंट कर, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट करा के देख रहे हैं क्या? नेम और ये हो गया। अब क्या किया 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 क्या है हमने? एक मिनट होल्ड रखना।
हेलो हेलो यस सर। ओके ठीक। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इन दोनों वेरिएबल को वैल्यू दे दी। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होती है, ठीक है, और कैसे काम करता है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कंस्ट्रक्टर को हम कभी कॉल नहीं करते, कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट बनाते थे। बिल्कुल सही। जैसे ही हम ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये जो है पीछे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मतलब जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे पीछे देखेगा, अच्छा ये वाला कंस्ट्रक्टर है। तो अभी हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई बताएगा? डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज? डिफॉल्ट। क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब रन होगा। तो हमने कॉल नहीं किया, बट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तो ये कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नाम संजय लिख दिया हमने, एज 25 लिख दी और उसको प्रिंट करा के देख रहे हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? संजय 25। बिल्कुल सही। ठीक है, संजय 25। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक्चुअल ऐसा नहीं होता। ये तो हमने ये सीखा कि इनिशियलाइज कैसे होता है कंस्ट्रक्टर में। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर मैं नहीं लिखता, जैसे अगर हम ना लिखें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम नहीं लिखते तो क्या होता है, तब होता क्या है एक्चुअल में, अंदर की कहानी क्या है। एक तो चीज़ है कि हम लिख दें, क्या लिख दें हम, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिंपल सा है, ये चीज़ें हटा दें। वैसे नॉर्मली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और जब इसको हम प्रिंट कराएंगे, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, जैसे हम इसको प्रिंट कराते हैं तो जब जब मैं इसको नहीं लिखता तब क्या होता है, जैसे जब हम कंस्ट्रक्टर, देखो आप ये कहोगे कि सर जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर जो लिखा है वो कॉल होगा। अगर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है और जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कोई बता सकता है? यहाँ अपनी क्लास में हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है, बट जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये तो रूल है। जब कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो अब कहाँ से कॉल होगा, किसी को आइडिया है? यस यस। क्या है? क्योंकि वो ऑलरेडी यस। डिफॉल्ट होता है ना कंस्ट्रक्टर, अगर हम क्रिएट भी नहीं करेंगे तो। निशा कह रही है, ठीक है, निशा कह रही है अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन आता कहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? सर वो जेबीएम बनाता है। जेबीएम नहीं बनाता। जेबीएम का काम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, वो तो आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कराता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। कोई बता सकता है, किसी को आइडिया है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने बताया, ठीक है, मतलब अगर हम नहीं बनाते तो उसमें होता है, लेकिन वो देता कौन है, कहाँ से आता है वो? नो आइडिया। फिर क्लास ही देती होगी, अपने आप बन जाता होगा, वो डिफॉल्ट है। हाँ नहीं, अपने आप तो नहीं बनता, लेकिन बनाता कौन है उसको? बनता है ये बात ठीक है, लेकिन बनाता हमने नहीं बनाया तो कौन बनाता है उसको? वो टूल्स सर तो बनाते हैं क्या, वो रहता है ना, देखो क्या, वो टूल्स नहीं रहते जेवीएम के साथ में, टूल्स रहते हैं वर्चुअल मशीन के साथ में।
जब हम फाइल को कंपाइल करते हैं जावा फाइल को, तो कौन सी फाइल बनती है? डॉट क्लास डॉट क्लास फाइल। तो क्लास तो जो कंपाइलर होता है ना, वो कंपाइलर चेक करता है कि अगर आपने इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो कंपाइलर क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में बना देता है। और वो कैसे बनाता है? वो आपके जो वेरिएबल है उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। आ रही समझ में? या तो ये चीज़ Yes. इतना कोड हम लिखें तो भी करेक्ट है, और हमने नहीं लिखा अपनी जावा फाइल में, तो जब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर बनाएगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं उनको उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। मतलब इतना वाला कोड या तो हम लिख दें तो कंपाइलर नहीं लिखेगा डॉट क्लास फाइल में, अगर हमने नहीं लिखा जावा फाइल में तो डॉट क्लास फाइल जब बनाएगा कंपाइलर उसमें वो खुद लिख देगा। इतनी बात क्लियर हुई? यस हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ से इन दो जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनको इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है। इसीलिए अब हम इनको अगर प्रिंट कराएंगे तो हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या तो हम लिख दें या हम नहीं लिख रहे तो कंपाइलर लिख देगा, बस इतनी सी चीज़ होती है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ ये चीज़ें होती हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज किए जाते हैं। आ रही है बात समझ में? हेलो? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया जाता है? डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है हाँ, जो भी वेरिएबल है उनको उसकी। उनकी डिफ़ॉल्ट हाँ वैल्यू दी जाती है। ठीक है, ठीक। तो ये काम हाँ, हो गया। जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है। हाँ, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबलों को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है, तो इस तरीके से मिलती है। अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे, हम हटा भी देंगे तो भी वैल्यू यही आएगी आउटपुट में। क्यों आएगी? कि भले ही हमने नहीं लिखा है लेकिन जब डॉट क्लास फाइल बनेगी उसके अंदर कंपाइलर इसको लिख देगा, तो अभी भी अगर आप रन करोगे तो आउटपुट यही आएगा। क्लियर हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ और कॉन्सेप्ट? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की लगाने की जरूरत क्या पड़ती थी इसमें? वो तो कॉल तो वैसे भी कर सकते थे अपन ऑब्जेक्ट बना के। क्या कॉल कर सकते थे? ये मतलब वेरिएबल दिए हैं स्ट्रिंग और नेम, तो मुझे एज। मैं देखो दोस्त, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने नहीं लिखा है, ठीक है, बट क्या है कि जब अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कंपाइलर लिख रहा है उसको। ऐसा नहीं है वो है नहीं यहाँ पे। जब डॉट क्लास फाइल बनती है तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है, ठीक है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लेकिन लिखा, इसमें वैल्यू नहीं मिल रही ना। किसकी वैल्यू नहीं मिल रही? वैल्यू तो डिफॉल्ट, अरे नहीं, उसको उनको बता रहा हूँ मैं कि वैल्यू तो डिफॉल्ट मिल रही है ना, हमारी चाहिए वो नहीं आ रही इसमें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्चुअली मिल कैसे रही है? देखो वो चीज़ हाइड है, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो आपको पता नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में कैसे इन वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल रही है। वो कंपाइलर असाइन कर रहा है, मतलब कंपाइलर ऐसे डॉट क्लास फाइल में ऐसे लिख रहा है, तभी इन वेरिएबलों को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल रही है। तो अभी हम लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम लिख रहे हैं क्लास में और नहीं लिख रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। वो इस वजह से मिल जाएगी क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो कंपाइलर आपका काम कर दे रहा है। आ रही बात समझ में? जी सर। ठीक है, ये चीज़ अच्छा, ओके। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ते हैं, तो शायद आपको, सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी बोलिए। जैसे सर कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम ही रखना है जी हमेशा, कि जी अलग कर बिल्कुल, नो सकते नो हैं? अलग नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम ही होता है। जब हम लास्ट में पढ़ेंगे तो इसके कंस्ट्रक्टर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें एक रूल ये भी है कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो 5-6 रूल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास का नाम
और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होना चाहिए, ठीक है, ये रूल है। जी सर। अब हम सीखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मेन काम तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का है, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं बनाता है, ठीक है। अब देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम देखो। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, एक चीज़ और देखो, ठीक है, ओके, अगर हमने इसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, एक और ऑब्जेक्ट बनाया obj1 करके। अच्छा, अब इस obj1 से मैं नेम और एज प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट होगा? कुछ अलग प्रिंट हो सकता है? पॉसिबल है? नो सर। पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है, और फिर आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर आप बताओ, आपने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है तो स्टूडेंट संजय भी है, संजय का नाम और एज डिफरेंट होगा। स्टूडेंट अभिषेक भी है तो उनका नाम और एज डिफरेंट होगी। स्टूडेंट नरेश भी है, उनका एज और नेम और एज भी डिफरेंट होगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके नाम और एज डिफरेंट होना चाहिए। आइडियली तो यही होना चाहिए कि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है। करेक्ट और नॉट? यस सर। ओके, अब हम इसको देखते आगे बढ़ते हैं। इसको हम कर रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज बड़ा अच्छा है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, ध्यान दो, म्यूट करो जिसका अनम्यूट है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपल तरीके से बनेगा। कैसे? ये जो आपने वेरिएबल ली है, जस्ट इसको उठाओ, इसको हम इन दोनों जिन जिन वेरिएबल्स को हमको वैल्यू देनी है उनको हम इस कंस्ट्रक्टर के जो पैरेंथेसिस है उसमें पास कर देंगे। पहला आर्गुमेंट, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरा, फिर हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। एज, ये 2 वेरिएबल हो गए। अब दिस डॉट नेम, ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले को, नेम पे, ठीक है। ये जो एज है वो किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। अच्छा, इसके अंदर अब वैल्यू कौन सी डालनी है? नेम, एज। ये जो है वो इसको बता रहा है, ये वाली एज इसको बता रहा है। समझ में आ रही है? ये वाला नेम इसको नहीं बता रहा है। ये जो नेम आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिया है वो इस वेरिएबल के नाम को नहीं बता रहा है। वेरिएबल के नाम को कौन बता रहा है? दिस डॉट नेम वाला। आए समझ में? ठीक, ओके, ठीक है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, देखो अब ये हो गया। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बताया, इसी एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अच्छा, ये तो हमने डिफॉल्ट का पढ़ लिया, नाम, ठीक है, रवि और निशा, ओके, 2 स्टूडेंट ले लिए। क्या है, अब हम 2 स्टूडेंट ले रहे हैं, ठीक है। क्या नाम रहे हैं? पहले रवि ले लिया। एक रवि नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का। अब चूंकि हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसमें कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं? 2 पैरामीटर। कौन कौन से? नाम और एज। तो रवि जो है, रवि का नाम हमने डाल दिया रवि, और उसकी एज डाल दी 25, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने निशा नाम से, निशा, उसके अंदर हमने क्या, उसका नाम डाल दिया निशा, और एज डाल दी उनकी 24।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे बताता हूँ आपको होगा क्या। देखो अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है, सिंपल पब्लिक लिखा, क्लास का नाम और उसमें पैरामीटर पास कीजिए। पैरामीटर यही है, देखो स्ट्रिंग नेम, ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग नेम यही है, कॉमा इंटीजर एज, ये इंटीजर एज। अब इसके अंदर आपने क्या लिखा है, दिस डॉट नेम। अब ये वाला दिस डॉट नेम इस नाम को पॉइंट करेगा, इस वाले नाम को। दिस डॉट एज है वो इस वाली एज को पॉइंट करेगी, ये जो एज है। इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो नाम है वो इस नाम को इस नाम को पॉइंट करेगा। ये जो इसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर में ये वाली जो एज है वो इस एज को पॉइंट करेगी, ठीक है, ठीक है। अब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे रवि नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट रवि इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसमें हम एक्चुअल में वैल्यू पास करेंगे। इस पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ पास नहीं करते थे, इसमें खाली छोड़ देते थे। जब खाली छोड़ते थे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, क्योंकि उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। अब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का लेता है और दूसरा पैरामीटर इंटीजर टाइप का लेता है। तो पहला पैरामीटर में हमने नाम पास कर दिया रवि और दूसरे में पास कर दी एज। तो ये जो रवि नाम है वो जाएगा 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 किसमें, इस नाम में, इस नाम में हो जाएगा, आ जाएगा। और ये वाला नाम, ये जो वेरिएबल रवि नाम इसमें दिया ये काय में आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा नाम में। और ये हम काय में असाइन कर रहे हैं, दिस डॉट नेम में। तो एक्चुअल में दिस डॉट नेम किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो इस नाम की वैल्यू जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे रवि, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रवि। ये ऑब्जेक्ट है रवि नाम से, इसको पॉइंट कर रहा है, इसमें नाम और एज दो वेरिएबल हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है। जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर कॉल ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमने दो वेरिएबल पास, दो पैरामीटर पास किए, एक रवि नाम और एज 25। तो ये जो नाम है वो इसमें पास होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये वाला कॉल होगा तो इसमें जो नाम है इसमें ये रवि आ जाएगा। अब ये इसमें जो नाम है, नाम में रवि है वो इसमें आ जाएगा। अब ये जो है वो इसमें चला जाएगा, दिस डॉट नेम में। दिस डॉट नेम का मतलब इस वाले नेम में। तो इस वाले नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रवि। कोई दिक्कत, क्या पढ़ा रहे हैं सर? कोई दिक्कत, नो सर। ओके। ऐसे ही ये जो दूसरा पैरामीटर है इसका 25, जब ये जाएगा ये किस में जाएगा, इस एज में। इस क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं तो इस एज में जाएगा। ये जो एज है इसको बताता है, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी। और दिस डॉट एज किसको बताता है, इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अभी अब क्या हो जाएगी, 25। मतलब जो रवि का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जो नेम फील्ड है उसको वैल्यू मिल जाएगी रवि, और जो एज फील्ड है उसको मिल जाएगी वैल्यू 25, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो रवि डॉट नेम मतलब रवि के ऑब्जेक्ट का नाम, जो नेम जो फील्ड है उसको, तो यहाँ पर रवि प्रिंट होगा। और रवि डॉट एज मतलब रवि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेरिएबल है एज नाम का, उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 25। ऐसे ही अगर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया निशा नाम से, ठीक है, ये मान लिया दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम है निशा, ठीक है। इसमें भी दो फील्ड हैं, एक है नेम और एक है एज, ठीक है। अभी इतना है। अब जैसे ही ये कॉल होगा, ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसमें हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, निशा। तो ये निशा नाम कहाँ जाएगा, ये नाम जो वैल्यू किस में जाएगी, ये इसमें जाएगी, इस नेम में। और जैसे इस नाम में जाएगी तो इस नाम से इस नाम में आ जाएगी, इस वेरिएबल में आ जाएगी। और इससे फिर इसमें चली जाएगी, दिस डॉट नेम में। और दिस डॉट नेम किसको पॉइंट कर रहा है, इस नाम को। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे निशा नाम का, तो इस नाम की वैल्यू क्या हो जाएगी, निशा। ऐसे ये 26 है, ये 26 भी जाएगी एज में, एज जाएगी फिर दिस डॉट एज में, और दिस डॉट एज मतलब ये वाली एज, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 26। तो यहाँ पे एज हो जाएगी 26, करेक्ट। और जब हम फिर अब निशा का ऑब्जेक्ट अलग है, रवि का ऑब्जेक्ट अलग है,
निशा का ऑब्जेक्ट अलग है। तो और दोनों में नाम और एज दोनों की अलग है। इनका नाम रवि है, इनका नाम निशा है, इनकी एज 25 है, इनकी है 26। ठीक है, तो हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे मैं संजय का बना सकता हूँ, नरेश का बना सकता हूँ, अभिषेक का बना सकता हूँ, और जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा वो उनकी ऑब्जेक्ट में चली जाएंगी। तो सबके ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होंगी वो सब अलग अलग होंगी। करेक्ट है? समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक क्लास जो स्टूडेंट क्लास है उसके कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। वो इस तरीके से होती है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको उठाता हूँ पहले। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये अलग प्रिंट होगी और इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वैल्यू अलग प्रिंट होगी। ठीक है, तो रवि 25, निशा 24। तो इस तरीके से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भले ही एक ही है बट उसमें हम डिफरेंट वैल्यू पास करके हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। आया कॉन्सेप्ट समझ में कंस्ट्रक्टर का? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए हम सर पैरामीटर इसमें सर दो ही वैल्यू, क्या तो सर मैं बोल रहा हूँ सर इसमें दो ही वेरिएबल ले सकते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का, एक इंटीजर टाइप का, इसमें और नहीं ले दोस्त सकते कोई? इसमें दोस्त अपन 1,00,000 1 करोड़ जितने चाहे उतने ले सकते हैं। मतलब स्टूडेंट क्लास में जितनी भी फील्ड होंगी उतने ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक और फील्ड बढ़ा लें, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्ट्रीम, एड्रेस, कितनी भी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ठीक है नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है, मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे बूलियन टाइप का वो ले सकते हैं कुछ भी वेरिएबल, या ना फिर? ना ना कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दोस्त। जी सर। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जिस सीक्वेंस में आपने इसमें पैरामीटर दिए हैं, जिस सीक्वेंस में हम इसमें पैरामीटर देते हैं जैसे स्ट्रिंग नेम, इंट एज और बूलियन, तो यहाँ पे भी जब हम वैल्यू देंगे तो उसी सीक्वेंस में देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले नाम दे दिया फिर हमने बूलियन में जैसे हम लोग ट्रू और फॉल्स देते हैं वो दे दिया और फिर एज दे दी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कैसा कि पहला पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का हो, दूसरा इंटीजर टाइप का हो और तीसरा बूलियन हो। तो यहाँ पे भी हमको इसी सीक्वेंस में हमको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अरे ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कोई भी वेरिएबल, जितने वेरिएबल हम बना सकते हैं उतने हम कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, ओके, और कोई डाउट?
सर एक लास्ट, अरे लास्ट नहीं होना चाहिए, जितने पूछ सकते रवि, पूछो। सर ये बोल रहा हूँ सर, ये रवि को अपन उसमें इन्वर्टेड कॉमा में क्यों रख रहे हैं? देखो जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर हो गया आपका सिंगल कैरेक्टर, जैसे वाई ए बी सी, तो उसके लिए हम कैरेक्टर टाइप में लेते हैं। जैसे आप अगर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है, आपको ये लेना है ए बी, तो उसको कैरेक्टर टाइप होता है उसके लिए। बस स्ट्रिंग का मतलब होता है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर। तो जब आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर लेते हो तो उसको स्ट्रिंग में लेते हैं, उसका टाइप स्ट्रिंग टाइप का होता है। और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखते हैं, स्ट्रिंग को हमेशा डबल जी कोट सर। में लिखते हैं, और कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, याद रखना। सिंगल कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं, ठीक है। कैरेक्टर को सिंगल कोट में, स्ट्रिंग को डबल कोट में। और कोई डाउट? नो? समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, ओके। तो कल हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर चैनिंग। कल 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 हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर चैनिंग क्या होती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर चैनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कल। अगर कल क्लास सुबह रख ली जाए